प्रश्न संख्या 96 पर चलते हैं साथियों। 95 तक हमने कंप्लीट कर लिया था पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है। आइए, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा जो है लगातार चलती है, ना कि कुछ दिन चल कर के रुक जाए, ठीक है। प्रश्न संख्या 97 है, किस दर्शन को अर्थ, क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद और अनुभववाद प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है? तो प्रयोजनवाद जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 पूछा गया है कि किस दार्शनिक के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एक मनोवृत्ति है? तो विलियम जेम्स जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 है, प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता जो है समाज की होती है। अगला है प्रश्न संख्या 100। पूछा गया है कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप जो है व्यवहारिक होना चाहिए। प्रश्न संख्या 101, मॉन्टेसरी ने प्रमुख रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर बल दिया है? तो मॉन्टेसरी ने जो है मानसिक मंद या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर बल दिया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 102 है, जनसंचार से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, सामान्यतः जनसंचार के साधन से तात्पर्य ऐसे अभिकरण से है, मतलब ऐसे क्रिया से है, ठीक है, जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, मतलब जिनके द्वारा जो है हम लोग सूचनाएं को आदान प्रदान कर सकें। स्पष्टीकरण, प्रश्न आदि दूर दराज के क्षेत्रों से लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयत्न किया जाए, ठीक है। ऐसा चीज़ें हों जहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से अपनी बातों को, ठीक है, पहुँचाया जा सके। तो इसी को तो जनसंचार कहते हैं, जैसे टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया। प्रश्न संख्या 103 है, सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा गिलिन, और गिलिन का अभिमत है, सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में होने वाले बदलाव को कहा जाता है, चाहे यह बदलाव भौतिक दशाओं अथवा संस्कृतियों के साधनों अथवा जनसंख्या की रचना अथवा सिद्धांतों के बदलाव अथवा प्रसार में अथवा समुद्र के अंदर ही आविष्कारों के परिणामस्वरूप हुए हों। प्रश्न संख्या 104, एनसीटीई से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ होता है? तो एनसीटीई से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य दिल्ली में होता है। प्रश्न संख्या 105 है, बौद्धकालीन शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य या दो प्रमुख केंद्र के नाम बताइए। तो पहला तो हो जाएगा तक्षशिला, दूसरा है नालंदा जो बिहार में है। प्रश्न संख्या 106 है, मूल्य परक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो एक सुखद एवं समृद्ध भारतवर्ष का निर्माण करना मूल्यपरक शिक्षा कहलाता है, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 107, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो वुड के घोषणा पत्र को जो है भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 108 है, पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर के बना है? तो परिधान आवरण, जिसका अर्थ है चारों ओर का वातावरण। प्रश्न संख्या 109 है, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? तो वर्ष जो है 1987 को घोषित की गई थी। प्रश्न संख्या 110 है, शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर मैकाले हो जाएगा, ठीक है। मैकाले ने जो है निस्यंदन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। उच्च वर्गों को शिक्षा दी जाती थी, उच्च वर्ग से निम्न वर्ग, निम्न वर्ग से फिर निम्न वर्ग, मतलब ऊंचे से नीचे तक जो है शिक्षा लुढ़कती हुई आती थी, ठीक है। प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो द रिपब्लिक या द लाज, ये जो है प्लेटो की दो प्रमुख रचना है। प्रश्न संख्या 112 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के दो उद्देश्य लिखिए। तो पहला तो उद्देश्य यह है कि विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली बालिकाओं को आवासीय
विद्यालय में शिक्षा देना, मतलब आवास में रह कर के जो है अपना शिक्षा जो है ग्रहण कर सकती हैं, और बालिकाओं के लिए ये होता है। ठीक है, दूसरा है वंचित वर्ग बालिकाओं के लिए जो है शिक्षा सुलभ कराना। ठीक, अगला है प्रश्न संख्या 113। भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है? तो राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान NCTE जो है तय करती है। प्रश्न संख्या 114 है, शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के अनुसार मानव का संपूर्ण प्रकटीकरण ही शिक्षा है। प्रश्न संख्या 115 है, शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। तो उत्तर है बालक का शारीरिक, मानसिक एवं सांस्कृतिक विकास। प्रश्न संख्या 116 है, ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा वे समस्त बच्चे जो नामांकन के बाद शिक्षा छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, जो भी नामांकन करा लिए और बच्चे स्कूल जो है कुछ दिन गए इसके बाद जाना ही बंद कर दिए, तो उसी को ड्रॉप आउट कहते हैं। प्रश्न संख्या 117 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलनों का नाम लिखिए। तो पहला हो जाएगा अंग्रेजों भारत छोड़ो, दूसरा हो जाएगा नमक सत्याग्रह। ठीक है, प्रश्न संख्या 118 है, पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो पहला है जल संचयन और दूसरा है वृक्षारोपण, मतलब जल को बचाइए और वृक्षारोपण करिए, वृक्षों को लगाइए। अगला है साथियों प्रश्न संख्या 119, किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। ठीक है, तो सच्चाई, ईमानदारी, दयालुता तथा मैत्री जो है उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 120 है, वैदिक काल में विद्या अध्ययन का कार्यक्रम कब होता था और कब समाप्त होता था? कब प्रारंभ होता था, कब समाप्त होता था वैदिक काल में? अगला है अगला है जो है उत्तर हो जाएगा कि सामान्यतया शिक्षा सत्र की अवधि जो है 1 वर्ष से 4.5 वर्ष अथवा 1 वर्ष से 4.5 अथवा 5 माह की होती थी। ठीक है, विद्या अध्ययन का कार्यक्रम श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह से प्रारंभ होता था और पौष माह की पूर्णिमा को छंद मास उत्साहजन समारोह में खत्म होता था। अगला है प्रश्न संख्या 121, विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? तो विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर समावर्तन संस्कार होता था। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 122, डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा है? तो डॉक्टर आर के मुखर्जी का मत में बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली एक परिवर्तित रूप था। ठीक है, परिवर्तित का मतलब होता है बदला हुआ। अगला है प्रश्न संख्या 123, बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी? तो उत्तर है बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि मौखिक थी। ठीक, अगला है प्रश्न संख्या 124, प्रश्न संख्या 124 है, इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था? तो उत्तर है इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था। मोहम्मद साहब ने कहा करते थे कि दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चे को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। प्रश्न संख्या 125 है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो उत्तर है बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, जो एक श्रेष्ठ इतिहासकार ग्रंथ कहा जाता है। प्रश्न संख्या 126 है, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है,
यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह प्लेटो का है। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 है। शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार शिक्षा क्या है? तो टी रेमंड के अनुसार शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था तक चलता है तथा जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे-धीरे भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। अगला है प्रश्न संख्या 128। शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है? तो उत्तर है उद्देश्य एक पूर्व दार्शनिक लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। प्रश्न संख्या 129 है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है अरस्तू का है। प्रश्न संख्या 130 है। ज्ञान ही वर्ग तक ही उड़ान में पंखों का आधार है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह कथन शेक्सपियर का है। प्रश्न संख्या 131 है। शरीर, मस्तिष्क और आत्मा इन तीनों का उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्व पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और यह शिक्षा की सच्ची अवस्था का आधार है। किसने कहा है? तो यह जो है कथन महात्मा गांधी जी का है। अगला है प्रश्न संख्या 132। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या है? तो उत्तर है आत्माभिव्यक्ति अथवा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना जो है। ठीक है। प्रश्न संख्या 133 है। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? तो उत्तर है अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास, आडंबरहीन, अव्यवस्थित, आकस्मिक, सर्वत्र, सभी स्थितियों में, परिस्थितियों में, आवश्यकताओं एवं सभी व्यक्तियों द्वारा दी जाती है। तो अनौपचारिक जो है ये घर में सीख सकते हैं, बाहर सीख सकते हैं, कॉलेज में कॉलेज नहीं, कॉलेज तो औपचारिक हो जाएगा। ठीक है। मतलब ऐसी जगह सीख सकते हैं जहाँ पर कोई विशेष स्थान ना हो, मतलब उसी के उद्देश्य से ही वो कराया जाए। जैसे विद्यालय है तो विद्यालय में वहाँ औपचारिक हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है। अपने दोस्त यार में सीख रहे हैं, गाली गलौज करते हुए कुछ न कुछ सीख रहे हैं। ठीक है। तो वो जो है अनौपचारिक तरीका हो जाएगा। घर में बातचीत करते-करते कुछ न कुछ सीख ले रहे हैं, तो वो जो है अनौपचारिक तरीके से हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 134 है। दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक हैं? तो मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम, पत्रकार शिक्षा। अगला है प्रश्न संख्या 135। पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या है? तो उत्तर है पत्राचार शिक्षा का माध्यम मुद्रित शिक्षण सामग्री है जो डाक के माध्यम से छात्रों को प्रेषित की जाती है। अगला है प्रश्न संख्या 136। वैधकालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है? बताइएगा साथियों, वैधकालीन जो है शिक्षा से क्या तात्पर्य है? वेद पर आधारित शिक्षा का गुरु के घर अथवा कुल में प्राप्त की जाने वाली वैदिक कालीन शिक्षा होती है। ठीक है। आइए अगला है प्रश्न संख्या 137। बताइएगा साथियों। ठीक है कि आप कमेंट कीजिएगा आप कहाँ से हमारी वीडियो को देख पा रहे हैं। ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी जो वीडियो है वो कहाँ-कहाँ से कहाँ-कहाँ तक पहुँच रही है। अगला है प्रश्न संख्या 137 है। वेद कितने हैं? तो वेद जो है 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। तो एक कोटेशन था साथियों, याद आ रहा है, जैसे कि हवाओं के भरोसे मत उड़, के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का रुख मोड़ देती हैं, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। ठीक है। क्या लाइन है। तो अपनी जो तैयारी है इसको बनाते चलिएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। प्रश्न संख्या 138 है। सा विद्या या विमुक्ति का अर्थ है। तो ऐसा ज्ञान जो
छात्र को जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके। प्रश्न संख्या 139 है, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता है? तो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा इसलिए कहा जाता है कि यह शिक्षा गुरु घर या कुल में प्राप्त होती थी। इस कारण इसे गुरुकुल शिक्षा कहते थे। गुरु के घर पर जो है शिक्षा प्राप्त कर ली जाती थी, या गुरुकुल जो है बनाया जाता था, जो आश्रम होती थी वहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, तो उसको जो है गुरुकुल शिक्षा बोलते हैं। प्रश्न संख्या 140 है, प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? तो जो प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता होते थे उसको स्नातक कहते हैं। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 141, किसने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग, ठीक है, किसने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग शिक्षक, शिक्षार्थी व सामाजिक वातावरण अर्थात पाठ्यक्रम के बारे में बताया है? तो जॉन डीवी ने जो है 3 जो है शिक्षण प्रक्रिया के अंग बताए हैं। तो जैसे कि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये 3 होते हैं। ठीक है। जॉन डीवी ने क्या-क्या बताया है? तो जॉन डीवी ने शिक्षक और शिक्षार्थी जो है 2 ही बताया है। ये भी जो है क्वेश्चन दोनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर 100% आता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 142 है, मनोवैज्ञानिक विचारधारा प्रकृतिवादी दार्शनिक किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं? तो मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक बालक को शिक्षा का केंद्र मानते हैं। ठीक है। बाल केंद्रित जिसको बोलते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 143 है, किस दर्शन शास्त्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है? ठीक है। तो ड्यूई ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है। प्रश्न संख्या 144 है, शिक्षा का एक द्विमुखी प्रक्रिया है? तो उत्तर है, जॉन एडम्स ने कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 145 है, किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है? तो उत्तर है, ड्यूई ने जो है शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। प्रश्न संख्या 146 है, चुंबक के समान शिक्षा में भी 2 ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसीलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है ये रास का है। अगला है साथियों प्रश्न संख्या 147, शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो शिक्षा प्रक्रिया को 3 भागों में जो है विभक्त किया गया है। ठीक। अगला है प्रश्न संख्या 148, शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करता है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये प्लेटो का कथन है। प्रश्न संख्या 149 है, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है रेमंड का है। प्रश्न संख्या 150 है, शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है पेस्टोलॉजी का है। ठीक है। पेस्टोलॉजी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 151 है, पौधे का विकास कृषि द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये लॉक का है। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 152, शिक्षक में अध्यापक शिक्षार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूरी नहीं हो सकती है, यह कथन किसका है? तो जॉन डीवी का है। प्रश्न संख्या 153 है, मानव जीवन के कौन कौन से 2 पक्ष हैं? तो प्रथम शारीरिक, द्वितीय सामाजिक और सांस्कृतिक। प्रश्न संख्या 154 है, विद्यालय में प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता था? तो विद्यालय में प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। इसमें बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का होता था। प्रश्न संख्या 155 है, किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य के पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है? तो ये जो है अरस्तू का होगा। प्रश्न संख्या 156 है, इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं?
तो इस पुस्तक के लेखक जो है एडम स्मिथ है। प्रश्न संख्या 157 है। जॉन एडम्स ने शिक्षा प्रक्रिया को दो आधारभूत स्तंभ कौन कौन से बताए हैं? तो उत्तर हो जाएगा जॉन एडम्स ने शिक्षा प्रक्रिया के अध्यापक व छात्र दो आधारभूत स्तंभ बताए हैं। तो अगला है प्रश्न संख्या 158। शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है जॉन डीवी का है। प्रश्न संख्या 159 है। यह कथन किसका है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक को जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं। अगला है उत्तर। यह कथन पूछा गया है कि फ्रावेल का है, ठीक है। ये जो फ्रावेल है, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 160 है। यह कथन किसका है? शिक्षा आंतरिक जीवन एवं ब्रह्म संसार के मध्य समन्वय का स्थापित करने की प्रक्रिया है। अगला है प्रश्न, तो यह उत्तर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर का, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 161। पूछा गया है कि यह कथन किसका है? शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्तियों का विकास करती है जिससे वह परस्पर सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। यह कथन जो है अरस्तु का है, ठीक है। प्रश्न संख्या 160 है। छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से जो है विकास किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 163 है। जीवन की भांति शिक्षा के उद्देश्य भी व्यक्तित्व का उन्नयन करता है, यह कथन किसका है? तो ये जो है रास का कथन है। प्रश्न संख्या 164 है। एजुकेशन वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो एजुकेशन वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक प्रोफेसर वागले हैं। प्रश्न संख्या 165 है। सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य किसने माना है? तो सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य जॉन डीवी ने माना है। प्रश्न संख्या 166 है। समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है, यह कथन किसका है? तो ये जो है रस्क का है, ठीक है। प्रश्न संख्या 100 रास का होना चाहिए का, ठीक। समाज सेवा से ही जो है आत्मा का विकास होता है। अगला है प्रश्न संख्या 167। वैयक्तिकता का विकास सिर्फ सामाजिक वातावरण में ही होता है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है नन का है, ठीक है। प्रश्न संख्या 168 है। व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है जे.एम. वर्ल्डविन का है। प्रश्न संख्या 169 है। शिक्षा एक अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः यह कल्पना ही नहीं की जा सकती कि यह उद्देश्य विहीन। यह कथन किसका है? यह जो है रिलविन का है। रिवलिन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 170 है। समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है हीगले का है। प्रश्न संख्या 171 है। रूसो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तर है 28 जून 1712 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ था। प्रश्न संख्या 172 है। सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आधार वाक्य है? तो सत्यम शिवम सुंदरम आदर्शवाद की आचार मीमांसा पर आधारित है। प्रश्न संख्या 173 है। बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण क्या है? तो बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण जो है गरीबी है। इसके अतिरिक्त किशोर व युवाओं के धनार्जन के उपयुक्त अवसरों का न होना भी महत्वपूर्ण कारक है। अगला है प्रश्न संख्या 174, ठीक है। फ्रावेल की शिक्षण पद्धतियाँ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है फ्रावेल की शिक्षण पद्धति में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। फ्रावेल के अनुसार बालक की आत्मक्रिया खेल द्वारा विकसित होती है, अतः बालकों को खेल द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। प्रश्न संख्या 175 है।
प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। तो उत्तर है, प्लेटो ने अकादमिक नामक संस्था की स्थापना की थी, जिसे प्लेटनिक अकादमिक अथवा अकादमिक स्कूल भी कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 176 है, पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की कोई दो भूमिकाएं बताइए। तो पहला जो भूमिका है ये है विद्यालय के पुस्तकालय में पर्यावरण शिक्षा से संबंधित साहित्य की उपलब्धता। दूसरा है विद्यालय में प्राकृतिक वातावरण के महत्व व उपयोगिता के बारे में विद्यालय को बताना। अगला प्रश्न संख्या 177 है, स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था। तो उत्तर है, स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का मानना था कि स्त्री व पुरुष दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए स्त्री पुरुष में। अतः इसी मान्यता के अनुरूप समान शिक्षा की व्यवस्था भी की गई। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 178, भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर है, भूमंडलीकरण के अंतर्गत स्थानीय संस्कृति की विशेषताएं वैश्विक विशेषताओं के साथ मिश्रित हो जाती है, अर्थात इस क्रिया में विश्व भर के देशों और संस्थाओं के मध्य सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में समन्वय का स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। प्रश्न संख्या 179 है, लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है, लैंगिक समानता का अर्थ है पुरुष एवं महिला के समस्त अधिकार, अवसर, जिम्मेदारियां और शिक्षा समान रूप में हो। प्रश्न संख्या 180 है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है। तो उत्तर है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा जनसाधारण